नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आज की चर्चा। मैं हूं प्रीति सिंह। स्वामी विवेकानंद जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को राष्ट्रीय युवा संसद समारोह को संबोधित किया। स्वामी विवेकानंद की जयंती को हर साल राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। स्वामी विवेकानंद की जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवा संसद को संबोधित करते हुए कहा कि समय गुजरता गया, देश आजाद हो गया, लेकिन हम आज भी देखते हैं स्वामी जी का प्रभाव अब भी उतना ही है। उन्होंने कहा कि आध्यात्म, राष्ट्रवाद, राष्ट्र निर्माण, जनसेवा को लेकर स्वामी विवेकानंद जी के विचार आज भी उतनी ही तीव्रता से प्रभावित होते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि स्वामी जी ही थे जिन्होंने उस दौर में कहा था कि निडर, बेबाक, साफ दिल वाले, साहसी और आकांक्षी युवा ही वो नींव हैं जिस पर राष्ट्र के भविष्य का निर्माण होता है। वो युवाओं पर, युवा शक्ति पर इतना विश्वास करते थे। प्रधानमंत्री ने कहा कि स्वामी जी ने हमेशा स्वस्थ शरीर के बारे में बात की है। उन्होंने देश के युवाओं से राजनीति में आने का आह्वान किया और कहा कि आज राजनीति में ईमानदार लोगों को भी मौका मिल रहा है। इस दौरान उन्होंने देश में मौजूद राजनीतिक वंशवाद पर निशाना साधते हुए उसे लोकतंत्र को कमजोर करने वाला बताया। प्रधानमंत्री ने देश के युवाओं से अपील की है कि वो बिना किसी लाभ के राजनीति में आए और वंशवाद से निपटें। हमें देश की आजादी के लिए मरने का मौका नहीं मिला, लेकिन हमें आजाद देश को आगे बढ़ाने का मौका जरूर मिला है। उन्होंने कहा कि आने वाले 25 साल बहुत महत्वपूर्ण हैं। आप जो भी फैसला लीजिए, ये जरूर सोचिए कि इससे देश को क्या हित होगा। हमारे युवाओं को आगे आकर राष्ट्र का भाग्य विधाता बनना चाहिए। आज की चर्चा में हम राष्ट्र निर्माण और युवाओं की भूमिका पर बात करेंगे और इस चर्चा में मेरे साथ दो खास मेहमान शामिल हो रहे हैं। मेरे साथ जुड़े हैं प्रोफेसर संगीत कुमार रागी, जो कि राजनीति विभाग दिल्ली विश्वविद्यालय में है। साथ ही मेरे साथ पांचजन्य के संपादक हितेश शंकर जी भी इस चर्चा में जुड़े हुए हैं। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया आज की चर्चा में शामिल होने के लिए। हितेश जी, हम जानते हैं कि भारत एक बड़ी जनसंख्या वाला देश, आधी जनसंख्या युवाओं की है। देखें तो 65% से ज्यादा जनसंख्या जो है वो 35 वर्ष से कम आयु के लोग हैं। एक तरह से हम माने कि हम सबसे जवान देश हैं दुनिया में। अगर इसको देखा जाए तो प्रधानमंत्री ने जो युवाओं को आज संदेश दिया है वो कितना और अहम हो जाता है, कितना प्रेरणादायक साबित हो सकता है युवाओं के लिए? मुझे लगता है बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये आपने जो कहा कि दुनिया में सबसे युवा देश, उसमें दो चीज है। एक तो देश का आकार क्या है, फिर उसमें युवाओं की संख्या का अनुपात क्या है। इस दृष्टि से भारत की शक्ति अतुलनीय हो जाती है अगर आप कहें तो। और खास तौर से मैं ये इस आयोजन को लगातार देख रहा हूँ कि जो युवाओं से सतत संवाद, संपर्क और उन्हें राष्ट्र की विभिन्न धाराओं से जोड़ने का काम, जो 2017 से ये डायलॉग शुरू हुआ था, उसके बाद 2019 में ये पहला आयोजन हुआ 2017 के भाषण के बाद में। तो उससे पहले आप 18 से 25 साल का जो युवा है उसको आप देखिए कि राजनीति का कच्चा माल सिर्फ इतना ही समझना कि ये मतदाता है, नया मतदाता है, सिर्फ इस नजर से देखना। अब उसके लिए बहुत सारे संवाद के रास्ते हैं, उद्यमिता के रास्ते हैं, राष्ट्र में योगदान के लिए उसका लगातार आह्वान किया जा रहा है। स्टार्टअप इंडिया, स्टैंडअप इंडिया, कौशल विकास, ये संवाद मैं उसी एक कड़ी में देखता हूँ कि जो लगातार आने वाला इस देश की जो ताकत है, उस ताकत को आप उपेक्षित करके, उसकी चिंता ना करके आप राष्ट्र के विकास की बात नहीं कर सकते। तो आज इस देश को उस युवा रोल मॉडल से जोड़ना जो आपका वास्तव में पथ प्रदर्शन कर सकता है, क्योंकि आप ये देखिए कि युवाओं को फॉल्ट लाइंस पर, विभाजक रेखाओं पर खींचने वाली शक्तियां बहुत सारी हैं। जाति पर, पंथ पर, भाषा पर, कुनबे पर, कोटरी पर, ये सब फॉल्ट लाइंस की जो राजनीति है वो उनको खींचने का काम करती है। हाँ। परंतु उसके साथ स्वामी जी का जो आदर्श है, उन्होंने जो कहा कि मत, पंथ, उपासना पद्धति, इष्ट सबको एक तरफ रखो और इस राष्ट्र देवता की अगर आपने उपासना करनी, भारत माता की उपासना करनी, तो इससे बड़ी कोई पूजा नहीं है। मुझे लगता है कि देश का एका करने के लिए, मजबूत करने के लिए और वास्तव में उसका ग्रोथ का जो इंजन है उसको स्टार्ट करने वाला ऐसा बड़ा काम ये है। बिल्कुल। प्रोफेसर रागी, प्रधानमंत्री ने कहा कि देश को आगे बढ़ाने का जो मौका है वो हमें गंवाना नहीं है। आने वाले जो 25 साल है वो बेहद अहम है। सदी को भारत की सदी बनाना है। जब हम राष्ट्र निर्माण की बात करते हैं तो उसका मोटे तौर पर तात्पर्य क्या है और आपकी नजर में युवा किस तरह से राष्ट्र निर्माण में भागीदारी निभा सकते हैं? देखिए, विवेकानंद जी का
का यदि हम अध्ययन करते हैं तो मुझे एक निष्कर्ष पर हम सब पहुंचेंगे कि वो एक राष्ट्रवादी आध्यात्मिक संत थे। और यह आध्यात्मिक और राष्ट्रवादी जब मैं कहता हूं तो उनका राज जो पढ़ने लायक है, वो आध्यात्म को विज्ञान से अलग नहीं करते थे। उनका बड़ा अद्भुत तार्किक दृष्टि थी और उन्होंने कहा कि जैसे विज्ञान के अंदर हम निष्कर्ष पर पहुंचते हैं, वैसे ही आध्यात्म के सहारे हम ईश्वर के निष्कर्ष तक पहुंच जाते हैं। जैसे उसमें प्रक्रिया, विज्ञान की प्रक्रिया होती है, वैसे ही आध्यात्म की प्रक्रिया है। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा कि बंकिम के बाद यदि भारत के बारे में, बंकिम से पहले भारत के बारे में जो कोई बात करते थे, वो पश्चिम को दृष्टिकोण में रख करके पश्चिम के संदर्भ में भारत की व्याख्या करते थे। यदि हम बंकिम और विवेकानंद को देखें तो उन्होंने भारत के लोक जीवन से संवाद की शुरू किया और भारत के हिंदुत्व को, उसके धर्मशास्त्र की व्याख्या इस रूप में की कि कोई उसका सानी नहीं है। एक व्याख्यान में पढ़ रहा था जिसमें वो बाहर जा रहे थे, विदेश की यात्रा पे थे और उस पर चर्चा कर रही थी, आध्यात्म के बारे में चर्चा हो रही थी। तो वो लिखते हैं, अंग्रेज लिखते हैं कि जैसे ही आध्यात्म पर चर्चा हुई और भारत की बात आई तो उन्होंने कहा भारत को आध्यात्म पश्चिम से नहीं सीखना है। जैसा पश्चिम ने विज्ञान में, मटेरियल साइंस में डिस्कवरी किया है, भारत ने उतना ही आध्यात्मिक साइंस में प्रगति की है, वैसे ही आध्यात्मिक डिस्कवरी है। तो भारतीयता को सनातन धर्म से जोड़ना, भारत के मूल्यों को जोड़ना और उसमें नौजवानों को उसके लिए प्रतिबद्ध होना, उसके प्रति, अपने अपने पूर्वजों के प्रति एक प्रकार की श्रद्धा और गौरव की बात पैदा करना। जब तक आपको अपने अतीत के प्रति गौरव का भान नहीं होगा, तब तक आप वर्तमान और भविष्य के लिए आगे खड़े होकर के संघर्ष नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल, यानी आदर्श और मूल्यों के प्रति प्रतिबद्धता की जो बातें स्वामी विवेकानंद ने कही हैं और आज जिस तरह से उनकी बातों को आगे ले जाने की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी दोहराई है, इसमें अगर हितेश जी हम देखें तो जाहिर सी बात है कि युवा आगे आए। प्रधानमंत्री ने कहा राजनीति में ज़्यादा से ज़्यादा भागीदारी निभाएं, कहीं ना कहीं एक तरह से वो नीति निर्माता बने। अगर हम देखें तो लोकसभा में अभी हम देखें तो सांसदों की कुल संख्या का सिर्फ 13% या एक तरह से कहें तो लगभग 71 सांसद ही 40 साल के से कम उम्र के हैं और 30 साल से कम उम्र के सांसदों के मामले में भारत दुनिया के 98 देशों में से 19वें नंबर पर है। कितना जरूरी आपको लगता है कि एक तरह से नीति निर्माता के तौर पर आना, कानून निर्माता के तौर पर आना, राजनीति में अपनी भूमिका को निभाना आज के युवाओं के लिए जरूरी है? ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि आज अगर हम प्रधानमंत्री जी के भाषण को सुने तो उन्होंने कहा कि अगर पहले कोई बच्चा राजनीति की तरफ रुख करता था, उसमें रुचि लेता था, तो घर वाले कहते थे कि बच्चा बिगड़ रहा है, क्योंकि राजनीति का पर्याय ही हो गया था कि झगड़ा, फसाद, लूट खसोट, भ्रष्टाचार, राजनीति का पर्याय ये हो गया था। तो राजनीति को ठीक करना है तो ठीक करने के लिए ठीक लोग भी आने आवश्यक है। वो कहाँ से आएंगे? आपने वो वेंट बंद कर रखा है, परिवारवाद की का प्रवाह उसमें जोड़ रखा है, कुनबे का, कोटरी का, भाषा का, प्रांत का, इस फिल्टर से तो लोग आ रहे थे, मगर जो वास्तव में इन दुर्गुणों को दूर कर सकते हैं उनको आपने राजनीति से दूर कर रखा था। तो इसलिए ये पहल राजनीति को पारदर्शी बनाने के लिए, आज जैसे उन्होंने कहा कि इसमें पारदर्शिता की बात है, प्रदर्शन की बात है कि परफॉर्म करोगे और निष्ठापूर्वक करोगे तो सारी चीजें ठीक होंगी। ये अपने आप में है। परफॉर्मेंस जब राजनीति का भी पैरामीटर बन जाएगा, प्रदर्शन एक कसौटी बन जाएगी। ये पद नहीं है खाली, बहुत बड़ा दायित्व है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है आपके ऊपर राष्ट्र की। उस जिम्मेदारी का एहसास कराना और साथ में ही वो निर्णय प्रक्रिया, कोई भी एक चीज होती है तो देश का जनमत जिन्हें चुन के भेज रहा है वो किस तरह से नीतियों का निर्माण करते हैं, किस तरह से कानूनों का निर्माण करते हैं, किस तरह से देश के विषय में चर्चा होती है, इस पूरी प्रक्रिया से हजारों लाखों युवाओं को जोड़ दिया गया। और मुझे लगता है कि जितने लाख युवा जुड़े हैं उससे ज्यादा करोड़ों लोग देख रहे हैं। इस बार ये जुड़े हैं, अगली बार हम जुड़ेंगे। मुझे ये वो जैसा रिपल इफेक्ट कहते हैं, एक से बाद दूसरी युवा जगत में ये तरंगें उठनी शुरू हो गई हैं, ये भारत के लिए बहुत बड़ा संकेत। ठीक है।
प्रोफेसर रागी, इस पर आपकी क्या राय है? पहले जैसे प्रधानमंत्री ने कहा कि पहले देश में ये धारणा बन गई थी कि अगर कोई युवक राजनीति की तरफ रुख करता था तो घर वाले कहते थे बच्चा बिगड़ रहा है। राजनीति का मतलब बन गया था झगड़ा, फसाद, लूट खसोट, भ्रष्टाचार। क्या आपको लगता है कि समय के साथ सियासत बदल रही है और युवाओं का नजरिया राजनीति को लेकर बदल रहा है? प्रधानमंत्री के आज के संबोधन में एक अद्भुत दृष्टि मुझे देखने को मिल रही है। देखिए, ये कितना बड़ा दुर्भाग्य है इस देश के लोकतंत्र का कि एक प्रधानमंत्री का बेटा प्रधानमंत्री बनना चाहता है, मुख्यमंत्री का बेटा मुख्यमंत्री बनना चाहता है, सांसद का बेटा सांसद बनना चाहता है, विधायक का बेटा विधायक, और एक सामान्य नागरिक का बेटा जो है वो एक वोटर की तरह अपनी जिंदगी बसर करके अभिशप्त हो जाता है, मरने के लिए अभिशप्त है। यही वो चीज है जिसे मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री को कहीं ना कहीं से कचोट रहा है लोकतंत्र में। मतलब आप यदि आज एक कोई इस देश में टैलेंट की कोई कमी नहीं है, एक से एक अच्छे लोग हैं जो राजनीति में आना चाहते हैं। कंप्यूटर इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, प्रोफेशनल्स हैं, मीडिया कर्मी हैं, वो सब आना चाहते हैं। एक वर्ण व्यवस्था से एक नई व्यवस्था जो है, जातीय व्यवस्था जो है, वो हमको लोकतंत्र के अंदर देखने को मिलता है। ये बड़ा गंभीर चीज है, इस पर बड़ा मंथन होने की आवश्यकता है। हम इसे कानून के सहारे नहीं रोक सकते हैं, लेकिन एक राजनीतिक संस्कृति का जन्म हो सकता है जिसकी ओर प्रधानमंत्री जी इशारा कर रहे हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। हितेश जी, अगर एक जरूरी शर्त भी हो जाती है कि युवाओं की जो ऊर्जा और बुद्धि है वो सही दिशा में ले जाई जाए और उन्हें क्षमता के अनुसार जो अवसर हैं वो दिए जाएं, वरना हो सकता है कि युवा जो हैं वो गलत रास्ते पर भी जाएं। आजकल अगर हम देखें तो युवाओं में कुछ पा लेने की बेचैनी है, कुछ खो देने का डर है, प्रतिस्पर्धा वाला माहौल है। ऐसे में कैसे ये तय किया जाए कि जीवन में आगे एक लक्ष्य को तय किया जाए, किसी को आदर्श मानकर आगे बढ़ा जाए? कैसे जो नकारात्मकता है वो सकारात्मक राह की ओर बढ़ाई जाए? देखिए, ये जो नकारात्मकता को रोकने का जो सूत्र है, आज वही छेड़ा है सूत्र, अगर आप कायदे से देखेंगे तो। क्योंकि जो भौतिकता है, भौतिकता की कोई सीमा नहीं है, उसकी काट आध्यात्मिकता है। ये भारत ही है जहां पर धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, इसमें जो अर्थ और काम को धर्म से नियंत्रित किया गया है। ये आध्यात्मिक दृष्टि पूरी दुनिया में और कहीं नहीं है। आप जब कहती हैं कि कुछ पा लेने की चाह, तो ये भौतिकता की उछाल है, आपको कैरियरिस्ट बनाती है। आपको डॉक्टर या इंजीनियर ही बनना है, मगर डॉक्टर या इंजीनियर जब आप कहते हैं तो पेशे के तौर पर चुनाव और सिर्फ पैसा कमाना, आप इसकी बात करते हैं। मगर आपका जीवन जीने के लिए साधन कोई भी हो सकता है, मगर समाज के लिए एक दायित्व है। उस दायित्व के लिए खुद को तैयार नहीं करेंगे, आप किसी भी वर्टिकल में जाइए। मगर जब तक समाज के लिए मेरी कोई जिम्मेदारी है, जैसे मैं सिर्फ अपनी बात सोचूं या फिर सिर्फ अपने परिवार की बात सोचूं, उससे थोड़ा आगे बढ़कर इस पूरे देश की बात सोचूं, समाज की बात सोचूं, अगर उसके बारे में सोचते हैं तो ये कैरियरिस्ट सोच से निकल के देश की सोच भी बनती है। और स्वामी जी का यही आह्वान है, अगर आप कहें तो भौतिकता से आध्यात्मिकता जो पथ ठीक कर सकती है, उस सूत्र को आज छेड़ा गया। बिल्कुल। और जैसे प्रोफेसर रागी, आपने शुरुआत में भी बताया कि किस तरह से आदर्श और मूल्यों की बात स्वामी विवेकानंद करते आए और आज प्रधानमंत्री ने भी इन बातों को दोहराया है। कितना ज़रूरी है आज युवाओं के लिए इन मूल्यों, इन आदर्शों को याद करना, जबकि हम जान रहे हैं कि भौतिकवाद और प्रतिस्पर्धा के माहौल में जो नेगेटिविटी है वो युवाओं में भी घर कर रही है। देखिए, जब हम आधुनिकता की जब हम बात करते हैं तो आधुनिकता ने ये एक अपने आप को नए तरीके से परिभाषित किया। आधुनिकता का मतलब विज्ञान, और विज्ञान का मतलब है कि आप जो परंपरागत ज्ञान थे आप उसको पूरी तरीके से खारिज कर दे रहे हैं। एक फिजिसिस्ट को मैं कहूं कि मैं यदि कहूं कि एक दीवार में जो हर एटम है वो रैंडम वेलोसिटी में काम कर रहा है, तो एक आम आदमी कहेगा कि ये गलत है, लेकिन एक फिजिसिस्ट से बात करेंगे तो कहेगा वो सही है। वैसे ही आध्यात्मिक जगत भी है। मुझे लगता है कि यदि हम और आप विवेकानंद को यदि पढ़ते हैं तो उस आध्यात्मिक ज्ञान के बारे में जब भी आपको निराशा हाथ लगती है तो हम लोग कहते हैं कि हम कहां जाएं। इन मूल्यों,
आधुनिकता ने आपके सामने इतने बड़े अंबार लगा दिए हैं कि आप उस आपकी 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 बेचैनी की सीमा नहीं है। इसी में भारत की एक खोज है, जहां पर आप अपने अंदर की यात्रा करते हैं, और अपने अंदर की यात्रा करने की ये जो संस्कृति है वो भारत की संस्कृति है, ये कहीं और की संस्कृति नहीं है। और विवेकानंद जी उसके उसके सबसे बड़े प्रतीक पुरुष के रूप में हमारे सामने दिखते हैं। तो मुझे लगता है कि जब भी आपके अंदर निराशा की भावना घट आ जाए, निराशा के जो तत्व हैं आपके अंदर उद्घटित होने शुरू हों, तो आप विज्ञान के सहारे आप नहीं खड़े हो सकते हैं। वो आपको प्रकृति के पास जाना पड़ेगा, प्रकृति की चेतना में अपने आप को अवस्थित करना पड़ेगा, आध्यात्म की चेतना में आपको खड़ा करना पड़ेगा। और इसको ही विवेकानंद जी का मुझे लगता है कि वो पूरा जो उनका आध्यात्म जगत के जितने भी उनके प्रवचन हैं, मुझे वही दिखता है। मुझे आज के जो युवा पीढ़ी के जो परेशानियां हैं, मुझे लगता है कि वो विवेकानंद जी के साहित्य में उस समय दिखता है जी। आज क्या होने वाला था यदि उस समय हम पढ़े, तो वो लगता है कि जो मनुष्यों पर मनोवैज्ञानिक दबाव है, प्रकृति के क्षरण का जो बाद में इंडस्ट्रियलाइजेशन का जो प्रकोप है, ये सारी चीजें, इन सारी चीजों का जो इनका क्या हल हो सकता है, वो मुझे लगता है विज्ञान एक समस्या का हल ढूंढती है, लेकिन दूसरी समस्याएं पैदा करती है। इसलिए एंथ्रोपोसेंट्रिक मैन जो है, उसको आज नहीं तो कल वो प्रकृति की शरण में ही जाकर के उसको इसका निदान ढूंढना पड़ेगा। और मुझे लगता है विवेकानंद जी जो हैं इसके सबसे बड़े प्रतीक पुरुष हैं। बिल्कुल। और हितेश जी, स्वामी जी का मंत्र था जो प्रधानमंत्री ने भी आज दोहराया कि खुद पर भरोसा करो। जिस तरह की बात उन्होंने लगातार खासकर रोजगार को लेकर कही है कि युवा जो हैं वो रोजगार लेने वाले नहीं बल्कि रोजगार देने वाले बने, ये कितना बड़ा बदलाव ला रही है। जो मानसिकता एक आध घंटे की नौकरी को लेकर लगातार बनी हुई थी, वो जिस तरह से बदल रही है, ये किस तरह का परिवर्तन लाती दिख रही है युवाओं के अंदर? देखिए, जो स्वामी जी का मंत्र था, वो उठो, जागो और अपने लक्ष्य प्राप्ति से पहले मत रुको। जो जिस समय आपके पास ऊर्जा है, स्तर है, इच्छाएं हैं, आकांक्षाएं हैं और उसके लिए शक्ति भी है आपके पास, तो उस समय अगर आप कनेक्ट करेंगे तो अपने लक्ष्य तक पहुंच पाएंगे। और वो कैरियरिस्ट होना इसका उद्देश्य नहीं है। आपका लक्ष्य कैसे बड़ा हो सकता है, कैसे समाज के लक्ष्य बड़े आपस में जुड़े हुए हो सकते हैं, दोनों चीजें हैं। और मैंने जिस तरह से कहा कि संवाद, ये इसे टुकड़े टुकड़ों में नहीं देख सकते कि ये युवा संसद को संबोधन में ये भाषण मात्र था, ये भाषण नहीं है। इसके साथ आप कौशल विकास को देखिए, आप स्टार्टअप को देखिए, आप स्टैंड अप को देखिए। भारत में उद्यमिता का जागरण, उद्यमिता का आह्वान, युवाओं से कनेक्ट। आप याद कीजिए कि यही 18 से 25 साल के जो युवा थे, ये राजनीतिक दलों के लिए इलेक्शन की पर्ची बांटने वाले लोग थे, दरी बिछाने वाले लोग थे, कैंपेन करने वाले लोग थे। और अब उससे आगे का सपना, और वो सही राह जहां से आप अपनी भी उन्नति कर सकते हैं, इस देश की उन्नति में भी योगदान दे सकते हैं, उससे ठीक ठीक कनेक्ट किया जा रहा है। एक पंक्ति है कि अगर संस्थान आपके पास नहीं है तो आप खुद समस्याएं हैं। तो ये जो आज का आह्वान है वो युवाओं से ये है कि आप जो परिवर्तन देखना चाहते हैं, जो पारदर्शिता देखना चाहते हैं, जो निष्ठा देखना चाहते हैं, जो विकास देखना चाहते हैं, उस परिवर्तन के कारक, उसके वाहक आप स्वयं बनेंगे, तब देश में वो परिवर्तन दिखेगा। बिल्कुल। प्रोफेसर, आगे मैं चाहूंगी आखिरी में आपके कमेंट इस मौके पर। और जाहिर है, जब हम युवाओं की बात करते हैं, युवाओं के जरिए राष्ट्र निर्माण की बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं परिवार की भी एक जिम्मेदारी है, समाज की भी एक जिम्मेदारी है। इस पर आपके आखिरी कमेंट्स। देखिए, विवेकानंद जी के साहित्य को पढ़ते हैं तो एक तो ऐसा है जो पूरे आध्यात्मिक जगत को आंदोलित करता है, दूसरा एक उसका हिस्सा है जो पूरे राष्ट्रीय तत्व को आंदोलित करता है। लेकिन ये दोनों एक दूसरे से अलग नहीं है, ये दोनों विमर्श अलग अलग नहीं है, ये दोनों विमर्श एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। भारत के प्रधानमंत्री का आज का जो उद्बोधन है और युवाओं को आह्वान करता है। और मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री जी ने पिछले 7 साल से
उससे पहले के भाषणों को मैंने उनका नहीं सुना है, लेकिन प्रधानमंत्री जी बार बार इस बात पर जिक्र कर रहे हैं कि राष्ट्र को यदि समृद्ध करना है, राष्ट्र को यदि फिर से खड़ा करना है, राष्ट्र का राष्ट्रीय पुनर्जागरण करना है, मैं इसे पुनर्जागरण कह रहा हूं क्योंकि जो सांस्कृतिक वैभव है उसको फिर से खड़ा करना है, राष्ट्रीय समृद्धि को फिर से खड़ा करना है, तो युवाओं को आप आगे खड़ा करेंगे। इसलिए उन्होंने यह भी कहा था कि देखिए ये जो हमारी जो युवकों की जो तादाद है, ये हमारे लिए एक पूंजी है, ये राष्ट्रीय पूंजी है। यदि हम इसका सदुपयोग करते हैं, और सदुपयोग कोई जरूरी नहीं है कि आप इसे सबको नौकरी दें, वो नौकरी पैदा करने वाले बने, वो उद्यमी बने, वो नए नए इनोवेशन दें, नए नए दिशा में प्रयोग करने के लिए। ऐसी बात किसी प्रधानमंत्री ने, आप किसी का उदाहरण ले लें, इतनी बार किसी प्रधानमंत्री ने लोगों के मन को और हृदय को आंदोलित नहीं किया है। वो कह रहे हैं बार बार, आपका आह्वान कर रहे हैं कि आप राष्ट्रीय जागरण का, राष्ट्र के निर्माण का एक हिस्सा बने, और वो आप किसी पर आश्रित नहीं रहें, आत्मनिर्भर बन करके करें, उद्यमी बन के करें। और जो दीनदयाल जी का उद्घोष था कि कमाने वाला खाएगा नहीं, कमाने वाला खिलाएगा, ये जो दीनदयाल जी का उद्घोष था, वो इस दिशा में प्रधानमंत्री जी बात कर रहे हैं। आप कौशल विकास यदि रहेंगे, यदि आप में कुशलता रहेगी, क्षमता रहेगी, तो पूंजी का आप निर्माण करेंगे। उस पूंजी के निर्माण से बहुत सारे लोगों के जो गरीबी है वो खत्म हो सकती है। मुझे लगता है कि ये बहुत ही प्रासंगिक उद्बोधन है और नवयुवकों को एक प्रकार से बहुत प्रेरणा देगी। बिल्कुल। और हितेश जी, एक सवाल और, हम जानते हैं कि हमारे देश में युवाओं में टैलेंट की कोई कमी नहीं है, लेकिन ब्रेन ड्रेन एक समस्या बनी हुई थी। प्रधानमंत्री ने ये बात कही कि ऐसा माहौल तैयार किया जा रहा है कि अब लोग नौकरी की तलाश में या अवसरों की तलाश में विदेशों का रुख ना करें। ये कितना बड़ा बदलाव इस समय देश में आप देख रहे हैं? देखिए, ये भारतीय मेधा, ये तो दुनिया इसका लोहा मानती है। अभी आप देखेंगे टॉप कंपनीज के जो सीईओज हैं, आप एक कतार में देखेंगे, सुंदर पिचाई से लेकर, और आप मास्टरकार्ड के सीईओ देखेंगे या जो भी कंपनी है, आपको भारतीय पूरे दिख जाएंगे एक कतार में। डॉक्टर्स में भी यही। परंतु पिछले कुछ वर्ष में ऐसी कहानियां भी खूब आई हैं कि भारत में स्थितियां बदली हैं, कामकाज का माहौल बदला है, पारदर्शिता आई है, इसलिए वहां से लोग आकर भी यहाँ पर खूब काम कर रहे हैं। और मुझे लग रहा है कि ये रिवर्स ब्रेन ड्रेन जैसी जो स्थिति है वो भारत में बननी शुरू हुई है। और बड़े इकोनॉमिक कॉरिडोर्स की बात हो, डिफेंस कॉरिडोर्स की बात हो, बड़ी कंपनियों का यहाँ पर लाकर जो लोकल के लिए वोकल होना हो, चाहे बड़ी कंपनियों से यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग के लिए टाई अप्स हो, ये युवाओं के लिए बड़े अवसर पैदा कर रहे हैं। बाहर जाने की बजाय जिन्होंने बाहर कमाया है वो वापस भारत में निवेश करने के लिए एक ऐसा माहौल अब बनता हुआ दिखाई दे रहा है। बिल्कुल। और इसी के साथ आज की चर्चा का समय यहीं पूरा हो गया है। हितेश शंकर जी, आपका और प्रोफेसर आगे, आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया समय निकालने के लिए और आज की चर्चा में शामिल होने के लिए। जाहिर है युवा हमारे देश का एक अहम हिस्सा है। समृद्धि, प्रगति, शांति और सुरक्षा के भविष्य के किसी भी प्रकार के लक्ष्य की अगर हम बात करें, उसे प्राप्त करने के लिए युवाओं की भागीदारी बिल्कुल होनी चाहिए। ये साफ है कि अगर युवाओं को ज्यादा से ज्यादा सशक्त किया जाए तो शिक्षा के साथ साथ समाज में व्याप्त जो भ्रांतियां हैं उनके खिलाफ काम करके तमाम कमियों को आसानी से सुधारा भी जा सकता है। युवाओं के अंदर असीमित शक्ति और क्षमता होती है, इसे अधिकांश युवा पहचान नहीं पाते, और इसी को पहचानने की बात आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कही है। जबकि युवा अपने कौशल को निखार कर राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। युवाओं के सामने आ रही चुनौतियों और समस्याओं पर बारीकी से ध्यान देकर उनके बीच पनपने वाली नकारात्मकता को सकारात्मक में परिवर्तित करना होगा, तभी राष्ट्र निर्माण में युवा अपनी भूमिका और सशक्त तरीके से निभा सकते हैं। आज की चर्चा में फिलहाल इतना ही। आप इस कार्यक्रम को YouTube पर भी देख सकते हैं और अपनी राय और सुझाव हमारे साथ साझा कर सकते हैं। नमस्कार।